ब्रांड को कैसे प्रमोट करना चाहिए, ब्रांड को कैसे स्टेबल करना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग, एक पोस्ट भी हम ऑनलाइन डाल रहे हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग हम कर रहे हैं। गूगल माई जो बिजनेस है जीएमबी, उसको कितना इम्पोर्टेंस होना चाहिए? क्या गूगल पर लिस्टिंग करनी चाहिए? क्या उससे बिजनेस मिलता है? हर बिजनेस के लिए, कोई किसी भी तरह का बिजनेस हो, उसे एक स्ट्रेटेजी जो उसके बिजनेस की ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजी प्लान करे। मैक्सिमम कंपनीज चल रही हैं आजकल, उनको कुछ नहीं है, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट आपकी डाल देंगी डेली बना करके, कुछ रील्स बना के डाल देंगी, जिससे कभी उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है। व्यक्ति है उसको ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस खोल लिया, ऑफिस आपका खुल गया, बट उसमें कस्टमर्स नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम है। उन कस्टमर को बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सबसे बड़ा की फैक्टर है आज की डेट में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। मैं आपका होस्ट विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक शर्मा टॉक शो। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि ब्रांड को कैसे प्रमोट करना चाहिए, ब्रांड को कैसे स्टेबल करना चाहिए और बिजनेस को कैसे, छोटे बड़े बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना चाहिए। तो इन सभी के सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जो कि फाउंडर हैं एडवांटेक प्राइवेट लिमिटेड के सत्यार्थ भदौरिया जी। तो बात करेंगे और जानेंगे इन सब के सवाल के जवाब भदौरिया जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है विवेक शर्मा टॉक शो आपका। भदौरिया जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो छोटे बड़े बिजनेस हैं उनको कैसे ग्रोथ होगी? देखो, डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले तो बेसिक समझना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग, एक पोस्ट भी हम ऑनलाइन डाल रहे हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग हम कर रहे हैं। लोग इसे नहीं समझते, लोगों को लगता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें लाखों रुपया लगाना है, हज़ारों रुपया लगाना है। ऐसा नहीं है। आपका एक छोटी सी दुकान है किसी भी चीज़ की, उसके लिए भी अगर आप ऑनलाइन पोस्ट डाल रहे हैं, ऑनलाइन आप अपना वीडियो बना करके डाल रहे हैं, वो भी व्यूअर्स तक पहुँच रही है, वो भी मार्केट हो रही है। अच्छा। इसके साथ साथ अगर आपने छोटा सा लोकल बिजनेस की अगर हम बात करें, छोटे बिजनेस की बात करें, उन्होंने एक छोटा सा अपना एडवर्टीजमेंट रन करा दिया, उससे उस एरिया में पूरी उनकी ग्रोथ हो रही है। ये बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस खोल लिया, ऑफिस आपका खुल गया, बट उसमें कस्टमर्स नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम है। उन कस्टमर को बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सबसे बड़ा की फैक्टर है आज की डेट में। आज आप पे और कोई बड़ा मेथड नहीं है जिससे आप कस्टमर का फुटफॉल बढ़ा सकें। डिजिटल मार्केटिंग ही आपका एकमात्र सॉल्यूशन बचता है। ओके। 2025 में कौन सा जो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा चैनल है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि गूगल एड्स या मेटा या ये दो क्लासिफिकेशन में आता है, आप समझो। एक तो बिजनेस के अकॉर्डिंग, हर बिजनेस के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, और दूसरा उस बिजनेस से आने वाली लीड्स को हम किस तरीके से अपना चैनल लाइन बनाएं, उन्हें रिटारगेट कैसे करें, नई लीड्स कैसे जनरेट करें, उसके अकॉर्डिंग। एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, मेरा एक एजेंसी है आईटी सर्विस की, उसके लिए मेरे को लीड्स जनरेट करनी है, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मेरे लिए है मेटा एड्स। मैं मेटा एड्स रन करूंगा, वहां से मेरे पास लीड्स आएंगी। बट लीड्स को अगर मेरे को रिटारगेट करना है तो उसके लिए मेरे पास आता है व्हाट्सएप मार्केटिंग। मैं व्हाट्सएप पे उन्हें रिटारगेट कर सकता हूँ, बहुत चीप प्राइस में कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मेरे को बड़े बिजनेस तक पहुंचना है, एंटरप्राइजेस लेवल पे जाना है, उसके लिए लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन पे सारे बड़े सीईओज हैं, फाउंडर्स हैं, आप उन्हें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वहां से आप अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते हो, हाई क्वालिटी हाई अमाउंट लीड जनरेट कर सकते हो लिंक्डइन पे। अब बहुत सारे बिजनेस होते हैं, कोई फैशन की शॉप है, कोई साड़ी सूट लहंगे की शॉप है, तो उनके लिए यहाँ पे व्हाट्सएप मार्केटिंग सेकंड ऑप्शन है। व्हाट्सएप मार्केटिंग तो हर बिजनेस के लिए नीडेड है, लेकिन वो रिटारगेटिंग के लिए नीडेड है। नई लीड्स के लिए उसमें बहुत ज्यादा आपके कॉस्ट कंज्यूम होगा, मेहनत लगेगी, नई लीड्स उतनी जनरेट नहीं होंगी। अब आपका एक क्लोथ शॉप है, क्लोथ शॉप के लिए आप इंस्टाग्राम पे ऐड रन कीजिए, क्योंकि सारा यूथ वहां पे है। अगर आपका प्रोडक्ट है, कोई मेडिसिन है जो 50 साल से ऊपर की है, 40 साल से ऊपर, तो फेसबुक पे आप ऐड रन कीजिए। कोई आपका बिजनेस रिलेटेड है, लिंक्डइन ऐड, हर प्लेटफॉर्म अलग अलग के हिसाब से। बिल्कुल। और व्हाट्सएप उन सब का चैनल लाइन है। आपको पास लीड आ गई, अब उस लीड को बार बार रिटारगेट करना, इसके लिए व्हाट्सएप का यूज कीजिए। तो उसमें जैसे आपने बताया कि जो मेटा एड्स है उस पर क्या परफॉर्मेंस कैसी क्या रहती है उसकी? मेटा एड्स के परफॉर्मेंस हर बिजनेस के अकॉर्डिंग है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल करके आती है। आप जितने का ऐड चला रहे हो, मिनिमम अगर हम एक कैलकुलेशन देखें, आपने 150 to 100 रुपीज़, बहुत बेसिक बजट है, इतने का भी अगर आप ऐड चला रहे हो तो आप इजीली मंथ में 100-150 लीड्स जनरेट कर रहे होगे। अगर उसमें से 10-20% भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपका पूरा रेवेन्यू निकल जाता है।
कंटेंट मार्केटिंग वर्सेस परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्मॉल बिजनेस के लिए कैसे बेस्ट होता है? कंटेंट मार्केटिंग एक्चुअल में तो आपको एक अच्छी एजेंसी या अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए जो कि दोनों को कवर करती है। जब एक छोटा बिजनेस होता है कंटेंट मार्केटिंग टाइम लेती है। आप ब्लॉग्स लिखेंगे एसईओ के लिए या आप वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, इनिशियली व्यूज़ नहीं आते, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है। आपने उसे 6 महीने किया, 1 साल किया, तब आपका वो फ्लो बनता है। वहीं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, आज आपने एड स्पेंड किया, आज से ही आपको रिजल्ट देना शुरू कर देती है। अच्छा, बट दोनों के फायदे और नुकसान है। कंटेंट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं यानी कि आप हाई क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, वायरल कंटेंट बना रहे हैं, तो आपका पैसा कंटेंट बनाने में बहुत कम कंज्यूम होगा। अगर वो कंटेंट वायरल हो रहा है आपके पास, उससे ब्रांडिंग और लीड जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा, पैसा आपका बहुत ना के बराबर खर्च होगा। वहीं अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप जितना एड स्पेंड करेंगे उतना आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। हाँ, मतलब जो कंटेंट मार्केटिंग है उसमें थोड़ा सा आपको टाइम का उसमें पड़ेगा, टाइम लगता है जी। और छोटे बिजनेस के लिए ये ज़रूरी है कि एक अच्छी एजेंसी को वो फाउंड करें जो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के साथ साथ कंटेंट पे काम करते रहें। शुरुआत में बिजनेस के लिए रेवेन्यू ज़रूरी है। जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग होगी, रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू को इन्वेस्ट करें कंटेंट क्रिएट करने पे। अच्छे कंटेंट से आगे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। जैसे कोई छोटा मतलब व्यक्ति है, उसको ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले तो प्रोडक्ट समझना जरूरी है उसकी, क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। प्रोडक्ट 2 तरीके के हैं। एक आपका प्रोडक्ट है जो कोई मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो बहुत ही बेटर प्रोडक्ट है, उसके साथ वो मार्केट में आ रहे हैं, थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज अच्छी होंगी, मार्केटिंग अच्छी होगी, ब्रांडिंग अच्छी होगी, तो प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगा। बट बहुत सारे लोग, मैक्सिमम हमारे पास कस्टमर्स आते हैं 70% ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जो पहले से मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी ने कोई साबुन बना दिया, किसी ने कोई साड़ी बना दी, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पहले से अवेलेबल है। शूज़ का बिजनेस हो गया बहुत ज़्यादा मार्केट में। यहाँ पर कंपटीशन को तोड़ने के लिए 2 ही चीज़ें बचती हैं। पहला, या तो आप हाई ब्रांडिंग कराओ। हाई ब्रांडिंग में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। आप या तो किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से, बड़े स्टार से आप बुलवा दो, तब आपकी ब्रांड बन सकती है। वरना सेकंड, अगर आपको रेवेन्यू पे खेलना है बस, तो आपको प्राइसिंग पे जाना पड़ेगा। प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव रखिए, ऑफर्स अच्छे दीजिए, फ्री के ऑफर दीजिए, वहां आपको बेनिफिट मिलता है। उसमें क्वालिटी भी तो मैटर करती होगी ना? क्वालिटी मैटर करती है, बिल्कुल। अगर क्वालिटी जो है वो सेकंड नंबर पे आती है। सबसे पहले तो मार्केटिंग है। कई आपने मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे जो बिक रहे हैं, हाँ, लेकिन एक्चुअल में उससे अच्छे प्रोडक्ट हैं। आप नूडल्स में एग्जांपल देख लो, बिकता एक ही ब्रांड है, लेकिन उससे बेटर ऑप्शंस भी हैं मार्केट में। इसलिए ब्रांडिंग अगर अच्छी है तो माल आपका बिकेगा, क्वालिटी थोड़ी कम भी होगी तो भी बिकेगा। इसलिए ब्रांडिंग सबसे फर्स्ट है, और क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेकार होगी तो दोबारा कस्टमर नहीं आएगा। ओके। ऑनलाइन बिजनेस में ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखाधड़ी ये सब होता है, इसको कैसे? कंसिस्टेंसी की है इस चीज की। आप कंसिस्टेंट हो, रेगुलर हो, आप रेगुलर आपका कंटेंट पोस्ट हो रहा है, रेगुलर आपका मार्केट में इंफॉर्मेशन जारी है। पहला, हमारे पास भी कस्टमर्स आते हैं, हमने आज कॉल पे बात हुई है, आज हमने उन्हें लीड पिच किया है लीड पे, उसने आज काम नहीं दिया, हमें काम दे रहा है वो 6 महीने बाद। लेकिन 6 महीने तक हर हफ्ते में 2 पोस्टर्स उसके पास जा रहे हैं। हम कोई नई वेबसाइट बना रहे हैं, उसके ग्लिम्स हम वीडियो रिकॉर्ड करके उनके पास भेज रहे हैं। हमारे पास कोई नया कस्टमर, बड़ा ब्रांड ऑनबोर्ड हो रहा है, उसके हम एक पोस्टर बना के भेज रहे हैं, न्यू ब्रांड ऑनबोर्ड। ये सारे चीज़ें ऑनलाइन बिजनेस में ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। ये अपडेट पर डे आप अपडेट दो। पर डे में कस्टमर अक्सर इरिटेट होता है, तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो आप उन्हें अपडेट दो, जिससे उसको ट्रस्ट लगे, भरोसा लगे। और एक्चुअल में ये है, आप भी ऑनलाइन ऐड देखते होगे कोई चीज परचेज करने का, यहाँ बड़ी चीजों की बात हो रही है, तो आप इंस्टेंट नहीं परचेज करते हो, उसे 2 महीने 3 महीने का टाइम लेते हो। इंक्वायरी आप पहले से करते हो, ये सबके साथ कॉमन होता है। आज जो इंक्वायरी कर रहा है वो आज कभी नहीं खरीदेगा, चांसेस हैं वो आपसे 3 से 4 महीने बाद खरीदे, अगर आपका हाई वैल्यू प्रोडक्ट है तो। अब 3 से 4 महीने में या तो वो आपको भूल जाएगा, भूलने नहीं देना है हमें, उसे कंटिन्यू नोटिफाई करते रहना है। इसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है रिटारगेट करने के लिए। अच्छा, व्हाट्सएप मार्केटिंग में मैंने सुना है कि वो जो एक नंबर होता है पर्टिकुलर, उसको कुछ ज़्यादा नंबर पर सेंड करने से ब्लॉक हो जाता है। जी, अगर आप अपना पर्सनल नंबर यूज़ करेंगे,
तो और आपने उसे मल्टीपल नंबर्स पे मैसेज किया, एक साथ आपने 50 100 200 पे किया, आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। इससे बचने के लिए व्हाट्सएप ने अपना ऑफिशियल सॉल्यूशन निकाल रखा है, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। उसे आप रजिस्टर कराइए। उसके बाद एक पोर्टल परचेज करना होता है, अलग अलग कंपनीज के पोर्टल होते हैं, वो आप पोर्टल परचेज कीजिए। उस पोर्टल पे आप कनेक्ट कीजिए अपना एपीआई को, एपीआई आपका कनेक्ट हो जाएगा। उससे आप अनलिमिटेड मैसेज भेजिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेटा आपसे हर मैसेज का चार्ज लेगा। मार्केटिंग मैसेज थोड़े कॉस्टली होते हैं, 70 पैसे के आसपास। वहीं यूटिलिटी मैसेज जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो 11 पैसे के आसपास आपको मैसेज पड़ते हैं। वहाँ आप जितने चाहें उतने मैसेज भेजिए, कोई बैन नहीं होगा। और आगे चल के उसमें आपको ब्लू टिक भी मिल जाएगा, जो कि और ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करता है। तो मैंने कई बार, जैसे हमारे पास ना फ्लिपकार्ट या बड़ी बड़ी कंपनियों के, जैसे आपका मीशो वगैरह के, मेरे पास वो सेलर पैनल के मैसेज आते हैं, तो कभी पता चला कि वो किसी दूसरे में नंबर से आया, कुछ महीनों बाद की दूसरे, तो वो क्या ब्लॉक हुआ, क्या हुआ उसमें? नहीं नहीं नहीं, आपके पास जो इस तरह के मैसेज आते हैं ये बिजनेस एपीआई के थ्रू ही पूरा काम हो रहा है। एक बिजनेस के पास हमारा एडवाइनटेक है, हमारे पास करीब 8 नंबर एपीआई में रजिस्टर्ड है। अच्छा। अब हम 8 नंबर से मार्केटिंग करते हैं, सब पे अलग अलग नंबर से मैसेज जा रहा है, रीटारगेट हो रहा है, तो वो कंपनी के रजिस्टर्ड नंबर होते हैं, वो ब्लॉक नहीं हुए होते, वो मार्केटिंग में लगे। अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, वो कुछ दिनों बाद अपडेट, मतलब कभी अपडेट कर दिए, नए बिजनेस नए उसमें डाल दिए। इसके अलावा हमने जैसे अपने यहाँ क्लासिफिकेशन कर रखा है, अगर हम कोई कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उसके लिए एक नंबर है, मार्केटिंग के लिए सेपरेट नंबर है। मार्केटिंग में भी हमने 2-3 प्रोडक्ट के लिए अलग कर रखा है, वेबसाइट के लिए एक नंबर यूज करते हैं, ग्राफिक के लिए दूसरा, इस तरीके से अलग अलग सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग के लिए 3rd नंबर, इस तरीके से बिजनेस यूज करते हैं प्रोडक्ट वाइज। ये ओके, मतलब यानी जब आप व्हाट्सअप की मार्केटिंग में बात करें तो वहाँ अपना नंबर से ना उसको रेफ कराएं, एक उसकी एपीआई खरीदें या किसी एजेंसी से बात करें, हाँ बिल्कुल, देन उसके काम शुरू करें। बिल्कुल, आप उसके लिए ऑनलाइन मेटा पे जाके रजिस्टर करेंगे, वहाँ आपको एपीआई कोड मिल जाएंगे, उस कोड को पैनल में इंटीग्रेट कीजिए और यूज़ कीजिए। ओके। फ्रीलांसर में और जो इन हाउस टीम होती है उसमें क्या स्टेबल, मतलब क्या होना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे फ्रीलांसर और एजेंसी कंपेयर टू इन हाउस टीम ये है, हर बिजनेस के लिए, कोई किसी भी तरह का बिजनेस हो, उसे एक स्ट्रेटेजिस्ट जो उसके बिजनेस की ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजी प्लान करे। मैक्सिमम कंपनीज चल रही हैं आजकल, उनको कुछ नहीं है, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट आपकी डाल देंगी डेली बना करके, कुछ रील्स बना के डाल देंगी, जिससे कभी उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है, वो वहीं रह जाता है। एक अच्छी एजेंसी को फाइंड करना जो एक अच्छी स्ट्रेटेजी बिल्ड करे, स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के बाद उसको फॉलो करे और ग्रोथ को लेकर के आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इन हाउस टीम स्टार्टअप में रख नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उतना बजट नहीं होता कि आप मल्टीपल, कम से कम 5-6 लोगों की टीम होती है जो पूरा ऑपरेट करेंगे, वो आप इन हाउस रख लो, उतने बजट की दिक्कत होती है। सेकंड, आप अगर रख भी लोगे तो वो उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक गाइडेंस का अभाव पता नहीं होता है। और जब एजेंसी को आप हायर कर लेते हो, एजेंसी के अंदर पूरी टीम है जो रेगुलरली उन्हीं पे काम कर रही है, स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रही है, कंटेंट बिल्ड कर रही है, उसे पता है मार्केट में क्या चल रहा है, वो सबको ऑपरेट करती है। ये हो गया स्टार्टअप के लिए। अब यही जब आप थोड़ा एंटरप्राइजेस लेवल पे पहुंच जाते हो, वहां पर आप इन हाउस टीम रखिए, बट उसके ऊपर एक प्लानिंग के लिए आपको आगे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, इस सब के लिए एक एजेंसी से टाई अप होना जरूरी है, जो कि गाइड करता रहे मार्केट में क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपकी टीम को भी ट्रेन करे। ओके। गूगल माई जो बिजनेस है जीएमबी, उसको कितना इम्पोर्टेंस होना चाहिए? क्या गूगल पर लिस्टिंग करनी चाहिए? क्या उससे बिजनेस मिलता है? बिल्कुल, गूगल माई बिजनेस आज का सबसे पहला टूल है जिससे आपको लीड्स या बिजनेस जनरेट होता है डायरेक्टली। सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ अगर चाहिए, आप पर्सनल कुछ ढूंढने के लिए गए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले गूगल पे डालोगे। गूगल पे जो सबसे पहले 3 लिस्टिंग आती है वो गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग आती है, गूगल लोकल बिजनेस की लिस्टिंग आती है। अगर आपका उस एरिया का, अगर उस एरिया में कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है वो वहां दिखेगा। अब अगर यूजर है, किसी की शॉप है या किसी का डेंटल क्लिनिक है, वो इस एरिया में रजिस्टर्ड है और मैंने सर्च किया डेंटिस्ट नियर मी, तो मेरे को वो टॉप में दिखेगा, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 में दिखेगा। ये जब दिखता है, लोग यहाँ से क्लिक करके कनेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं या डायरेक्शन लेकर के आप तक पहुंचते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बिजनेस को ये रजिस्टर करके रखना चाहिए। ओके। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या काम करती है? बहुत ज़्यादा काम करती है। मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, सबसे पहला सर्चिंग इसी पे होती है, और लोकल किसी भी नीड की, लोकल में आपको कोई भी अगर नीड है तो यहीं से कस्टमर रीडायरेक्ट होता है।
इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है कस्टमर पे। या तो वो जा करके देखेगा, उसमें भी ये नहीं पता चलता कि सामने वाले का रिव्यू रेटिंग कैसा है, क्या उसने अच्छा काम कर रखा है नहीं कर रखा है। इसलिए हर इंसान आज गूगल पे सर्च करता है, रेटिंग देखता है, रिव्यू देखता है, उसके अकॉर्डिंग उस बिजनेस को विजिट करता है। तो वैसे जैसे आपने कहा रिव्यू को, आजकल कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां जो फेक रिव्यू भी डाल देती हैं, डलवाती हैं अदर कंपनियों से, तो उस पर कैसे कस्टमर को ट्रस्ट हो कि हो सकता है फेक भी हो सकता है फेक भी हो। ये जब आप रिव्यूज पे काम करेंगे, रिव्यूज को आप सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको काफी हद तक समझ आ जाता है। अगर आपको लग रहा है सारे ही प्री डिफाइंड रिव्यूज हैं या प्रोफाइल्स पे आपको दिख रहा है कि वो कंप्यूटर जनरेटेड प्रोफाइल्स हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअल नहीं है। और वहीं जो जेन्युइन रिव्यूज होते हैं उनका कमेंट भी जेन्युइन होता है। किसी को अगर कोई डेंटल सर्विस अच्छी लगी तो उसका कमेंट भी उसी से रिलेटेड होगा, अगर रिलेटेड ज्यादा एजुकेटेड नहीं तो वो उतना ही लिमिट लिखेगा, ज्यादा नहीं लिखेगा। बिल्कुल। और यही बिजनेस के अगर पॉइंट से देखें तो बिजनेस को अपने लिए किसी अच्छे कंटेंट राइटर से रिव्यू लिखवा के रखने चाहिए। कम से कम 40-50 रिव्यूज उसके पास होने चाहिए व्हाट्सएप पे। कस्टमर्स को थोड़ा सा इस चीज में प्रॉब्लम आती है कि क्या लेके हैं, तो वो अपने कस्टमर को हैंड टू हैंड रिव्यू दे और उससे रिव्यू कराए। जब वो इस तरह से रिव्यू कराएंगे, उनकी जो लोकल बिजनेस लिस्टिंग है, आज वो मान लो 7th पे आ रहे हैं, 8th पे आ रहे हैं, वो विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ वो आपके टॉप 3 टॉप 2 में आ जाएगा। अगर एक्चुअल में आप जितने आपके कस्टमर हैं उनसे भी अगर आप रिव्यू करवा रहे हो तो। ओके। क्या जीएमबी जो अगर कोई चाहे कि मैं किसी एजेंसी को ना पकड़ूं तो खुद भी लिस्टिंग कर सकता है? बिल्कुल। आप गूगल माई बिजनेस की ऐप या फिर मैप की ऐप में बिजनेस सेक्शन में जाकर के अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही इजीली आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा, 7 डेज में वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आप उस पर अभी क्या कहते हैं, गूगल की जो गाइडलाइन बहुत काफ़ी है, क्योंकि मैंने भी 1-2 लिस्टेड की थी तो हुआ नहीं था, क्योंकि वहाँ आपका मोबाइल नंबर अगर पहले से आपकी लिस्टिंग है तो वो नेम सेम नंबर नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें क्योंकि लोकेशन वही सेम नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा स्पैम हो रहे हैं। हाँ। लोग दूसरे के बिजनेस से रजिस्टर कर लेते हैं। अभी कुंभ के टाइम पे इतने ज्यादा स्कैम हुए, आप समझिए। लोगों ने होटल से अपनी लोकल लिस्टिंग बना ली, वेबसाइट बना ली। अब कोई भी सर्च करता, लोकल लिस्टिंग आती, उस पर क्लिक कर लेता, कॉल पे बुकिंग करता और पेमेंट कर देता। तो इससे इतने सारे स्कैम हुए हैं रिसेंट में ही और आज भी हो रहे हैं। उसे रोकने के लिए पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बट जेन्युइन बिजनेस जो आपका एक चलता हुआ बिजनेस है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप जेन्युइन रजिस्टर कर रहे हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप एजेंसी से टाइप करिए, उनके पास कनेक्शंस होते हैं, वो उसे अप्रूव करा देंगे। तब भी नहीं, अगर एजेंसी से टाइप अभी नहीं कर पा रहे हैं, एजेंसी उतना आपका बजट नहीं है, उस केस में आप डायरेक्टली सपोर्ट पे मेल डालिए अपनी पूरी प्रॉब्लम लिख करके। गूगल का सपोर्ट ईमेल है अलग अलग चैनल्स के लिए, उस पर आप अपनी कंप्लेंट डालिए। विद इन 48 आवर्स आपकी कंप्लेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके। आपका जब काम करते हो तो डेली बेसिस में कौन सा सबसे अच्छा टूल है जिसको आप डिजिटल मार्केटिंग में यूज करते हो? टूल्स तो हम कह सकते हैं चैट जीपीटी का आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि उससे कंटेंट बिल्ड हो जाता है। इवन मैं पर्सनल लाइफ में भी चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब उसी में पढ़ लेते हैं आप तो। और बिजनेस के पॉइंट से अगर देखें तो वहाँ आपका कंटेंट बिल्ड हो रहा है, कैप्शंस आप लिख सकते हो। आजकल ग्राफिक्स भी अच्छे बना रहा है। कुछ और टूल्स भी हैं इसी तरीके के, एआई, एडोबी का एआई है जो कि वीडियोस तक आजकल बनाने लगा है। तो ये सारे टूल्स हैं। मैं पर्सनली चैट जीपीटी को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मेरी दिन की मैक्सिमम प्रॉब्लम का सोल्यूशन चैट जीपीटी पे मिल जाता है। ओके। आपकी जर्नी कैसी रही एडवान टेक को लेके, और क्या उसमें संघर्ष हुआ, क्या उसके फेलियर्स रहे? आपने एडवान कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है, बहुत बड़ी बात होती है। एडवाइन टेक मेरा फर्स्ट वेंचर नहीं था। अच्छा। मैं शुरू से ही, मेरे को था कि खुद से ही कुछ करना है, घर से उतना पैसे नहीं लेने हैं, तो वो चीज़। बट वो क्या कहता है, आप घर तो सब कुछ सक्षम है और आप सारी अच्छा बिजनेस है। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें बढ़िया हैं, बट शुरू से एक लगा रहता था कि पापा से नहीं लेने, खुद से कुछ बिल्ड करना है। तो मैंने ये स्टार्टिंग तो इसकी बहुत पहले कर दी थी। मेरे एक सर थे, वो वेबसाइट बिल्ड करते थे, तब भी मैं मार्केटिंग करता था, कॉल्स करता था, लोगों से मिलता था। ये मेरे शायद 9th की या 7th 8th 9th क्लास की बात होगी। देन आफ्टर 11th मैंने एडवाइन इवेंट्स कंपनी शुरू करी थी। अच्छा। क्योंकि मेरी पहला हमने एक इवेंट किया जो कि बुरी तरह से फेल हो गया। उसमें हमारा अराउंड 40-45,000 का इन्वेस्टमेंट लगा, हमें कोई कहीं से रेवेन्यू मिला नहीं।
एक बस इन्वेस्टर हमें मिले थे, वो भी एक फैमिली टर्म्स पे उन्होंने हमें थोड़ा सा डोनेशन फंडिंग दे दिया था। उसके वो भी बहुत ही कम था, बाकी सारा पैसा खुद की जेब से लगा, वो बुरी तरह से फेल हो गया। फिर लगे रहे, 12th कंप्लीट हुई। 12th जिस दिन कंप्लीट हुई थी उसी दिन मैंने अपना सबसे पहले ऑफिस बिल्ड किया था। मेरा जो बेडरूम था उसमें से मैंने सब फर्नीचर हटा करके अपना खुद का उसे ऑफिस बिल्ड कर दिया था और एक लड़की को हायर किया था। देन धीरे धीरे क्लाइंट्स आते गए। इसमें मेरी मौसी का और मेरी बड़ी सिस्टर का बहुत रोल रहा, क्योंकि मेरे पास इनिशियली कोई ऐसा पैसे वैसे थे नहीं, और होस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट था। वेबसाइट रन करने के लिए एक होस्टिंग चाहिए होता है, वो अराउंड 6-7-8,000 का पड़ता था ईयरली। उसमें हम अराउंड 20 वेबसाइट्स रन कर सकते थे। तो उस वक्त मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मेरी मौसी ने मेरे को दिए थे अराउंड 3,000-4,000 रुपीज़, और मेरी सिस्टर ने दिए थे 3,000 रुपीज़। दोनों को मिला के सबसे पहले दिन मैंने होस्टिंग परचेज करी थी। उस होस्टिंग पे फिर मैंने 3 वेबसाइट सबसे पहले उन्हीं मौसी की बनाई, उससे मेरा पहले ही अर्निंग मेरी उससे शुरू हुई। फिर मेरे को थोड़े थोड़े क्लाइंट्स मिलते गए, कुछ वो इवेंट टाइम के कनेक्टेड लोग थे, उन लोगों ने अपना काम करवा लिया। धीरे धीरे वो ग्रो होता चला गया। बाकी चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस हर लेवल पे अलग अलग रहे। आज भी हम जैसे स्टेज पे हैं, हम पे ठीक ठाक स्टाफ है, अच्छा टीम काम कर रही है। आज भी चैलेंजेस आते हैं, कई बार नई सेल्स आने में दिक्कत होती है, मार्केट कोलैप्स कर जाता है, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। बट फिर वही है, जब बुरा टाइम आता है थोड़ा अच्छा भी आता है, तो सब रिकवर कर जाते हैं। दिन के बाद रात भी आएगी, रात के बाद दिन भी आएगी। बिल्कुल। नहीं तो जैसे आपने ये क्या कहते हैं, बहुत बड़ी बात होती है कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, उसके लिए अगर कोई चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके प्रोप्राइटरशिप कंपनी या आपकी जो LLP कंपनीज होती हैं, इनसे बेटर है। लोगों को डर लगता है क्योंकि उसमें खर्चे थोड़े से ज़्यादा होते हैं। खर्चे क्या ज़्यादा होते हैं? आपकी ऑडिट होती है, रिटर्न्स तो दोनों में है, प्रोप्राइटरशिप में भी आप भरेंगे, आप प्राइवेट लिमिटेड में भी भरेंगे। बट बेनिफिट ये होता है, आज मैं एक सेपरेट आइडेंटिटी हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वजह से। मैं इंडिविजुअली कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ, कोई भी फ्रीलांस वर्क कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी कंपनी सेपरेट अलग चल रही है। प्रोप्राइटरशिप में एक एक अमाउंट जो आ रहा है वो सब कंपनी के हिसाब से आ रहा है, आपको हर पैसे पे टैक्स देना है। यहाँ पे आपका नहीं है। मेरे अपना इंडिविजुअल 12 लाख की लिमिट अलग है, मैं 12 लाख का इंडिविजुअल काम भी कर सकता हूँ कोई भी, और कंपनी का जो मेरा चल रहा है वो सेपरेट चल रहा है। मैं किसी भी कंपनी के द्वारा किए गए फ्रॉड या कोई भी अगर गलती होती है, कंपनी से कुछ भी होता है, उसके लिए लाइबल नहीं होता। वो कंपनी है और मैं इंडिविजुअल हूँ। मेरे को कोई लोन है, उसमें अगर कोई डिफॉल्ट आता है, फिलहाल अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें कभी आई नहीं है, ये जनरल एक इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसके लिए लाइबल नहीं हो, उसके लिए आपकी कंपनी लाइबल है। आपका पैन कार्ड दोनों अलग होते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा जाता है, अराउंड 20-25,000 का खर्चा ईयरली आपका ज़्यादा होता है ऑडिट का, बाकी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, अगर कोई यूथ क्या कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड करना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल रजिस्टर करनी चाहिए। मैक्सिमम लोग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करें, CA से या अकाउंट जो लॉयर्स होते हैं इनकम टैक्स के, उनसे मिलिए, वो रजिस्टर कराएंगे। और इन प्राइवेट लिमिटेड फर्म सबसे बड़ा जो बेनिफिट है प्राइवेट लिमिटेड का, इस सब के अलावा आप जब किसी के सामने नाम लेते हो अपनी कंपनी का, वो ट्रस्ट बिल्ड करता है ऑटोमेटिक। उस प्राइवेट लिमिटेड नाम में लगता है कि ये एक बड़ा इंटरप्राइजेस है, ये एक छोटा स्टार्टअप नहीं फील होता। तो इससे आपको कस्टमर को टारगेट करना और कन्विंस करना इजी हो जाता है। अगर कोई जो बिजनेस ओनर है या कोई छोटा बिजनेस है, कोई बड़े बिजनेस है, कोई किसी से आपसे कनेक्ट करना चाहो आपके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है आपसे? बिल्कुल, हमारे वेबसाइट विजिट कर सकता है advintech.com, या हमारा गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर्स आ जाएंगे, उससे कंपनी में हमारे सेल्स स्टाफ से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सेल्स स्टाफ से अगर और आपको कन्विंस और अच्छे से होना है, समझना है कुछ, तो आप सेल्स स्टाफ को बोल सकते हैं, वो आपको डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करा देंगे। ओके, तो आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं? हमारे पास कंप्लीट IT सर्विस है। मेन हमारा जो की फीचर है ब्रांडिंग। आप कहीं से भी वेबसाइट बनवाएं, कहीं से भी ग्राफिक बनवाएं, उसे लेकर के हमारे पास आ जाएं, उनमें हम करेक्शन कराएंगे और आपकी ब्रांड जो कि आज किसी की नज़रों में नहीं है, उसे हम बिल्कुल स्टार ब्रांड बना देंगे। उस पर हम रेगुलर काम करेंगे, कंटेंट अच्छा क्रिएट करेंगे, सोशल मीडिया पे प्रमोशंस अच्छे करेंगे, मार्केटिंग कैंपेन अच्छी चलाएंगे। बहुत सारे कैंपेन्स लोगों को पता नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट ओन कर रहे हैं, आप 20, 30, 40 लाख रुपीज़ बहुत इजीली कमा सकते हैं बिना बस छोटे मोटे ट्रिक से।
आपके पास एक दिन में किसी भी एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, 10 टेबल राउंड बहुत कॉमन है। अगर किसी का बहुत बुरा भी चल रहा है तो भी 10 टेबल राउंड होते हैं। एक टेबल पे एवरेज हम मानते हैं 4 लोग बैठे, तो यानी कि आपके पास कितने एक दिन में आए? 40 लोग। महीने में आपके आ गए 1200 लोग। साल में लगभग आपके 14,700 कुछ लोग हो गए। इसमें से मानते हैं कुछ रिकरिंग वाले होंगे, आधे कर देते हैं, हम पे 7-8 हजार लोग नए आए। 8,000 अगर हम पे उन 8,000 लोगों का डेटा है तो आप मानिए 365 दिन होते हैं। 365 दिन में एवरेज एक दिन में 20 लोगों का बर्थडे होगा। हमें बस उन 20 लोगों को डेली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि हमारे यहाँ पार्टी सेलिब्रेट करो अपना, और उस पर हम आपको 20-30% का ऑफ देंगे। अगर उन 20 लोग में से 3 लोग भी कन्वर्ट होते हैं, एक पार्टी का एवरेज रेवेन्यू होता है 3-4 हज़ार रुपये का, अगर 4,000 में आपके कन्वर्जन आ रहे हैं तो लगभग आपका 40 लाख के आसपास रेवेन्यू हो जाता है साल का, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से। इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो अगर हमारे से कनेक्ट करते हैं तो हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं बिजनेस में, और ग्रो होता है इससे बिजनेस। ओके, तो सत्यार्थ जी ने बताया ब्रांडिंग को कैसे बनाना चाहिए और क्या कहते हैं लीड मार्केटिंग, बहुत सारी बात हुई। तो ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा, और आशा करते हैं कि ये पॉडकास्ट आप सभी अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, जिससे लोगों को कुछ ज्ञान मिले, कुछ सीख मिले। और अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो सर से मिल सकते हैं, एडवांस टैक्स प्राइवेट लिमिटेड से। और मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट पर, जब तक के लिए हरे कृष्णा।